हेलो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे बिहार दरोगा का मेंस का प्रैक्टिस सेट्स के बारे में बात करेंगे। और ये जो है एडिटोरिया के द्वारा जो है तैयार किया गया है, जिसमें टोटल जो है 15 प्रैक्टिस सेट जो है इसमें दिया गया है। और एक एक प्रैक्टिस सेट्स को जो है हम ख़त्म जो है करते चले जाएंगे, ठीक है। और मेंस एग्ज़ाम से पहले ये सारा जो है ख़त्म जो है पूरी तरीके से कर लेंगे। एक्सप्लेनेशन के साथ हम देखेंगे, व्याख्या के साथ हम जो है देखेंगे। और यदि आप चाहते हैं पीडीएफ तो जो है टेलीग्राम चैनल के लिंक है, वहाँ जो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ जो है आप जो है ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए पहला प्रश्न है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को निम्न में से जो है किस नाम से जाना जाता है। तो ऋग्वेद के 8वें मंडल की जो हस्तलिखित ऋचाएँ होती है उनको किस नाम से जाना जाता है, तो वो जो है खील के नाम से जो है उसको जो है जाना जाता है, खील के नाम से, ठीक है। अब देखिए भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ अगर आपसे बोल दे, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ यदि आपसे बोल दे, ठीक है, तो देखिए हम बोलते जाएंगे, यहाँ लिखते चले जाएंगे, ठीक है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ की अगर आप बात यदि करें तो वो जो है वेद हो जाएगा, ठीक है। वेद जो है सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। वेद मुख्य रूप से कितने होते हैं, तो देखिए वेद जो मुख्य रूप से जो होते हैं, वेद जो होता है मुख्य रूप से कितना, तो ये जो है 4 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से वेद होते हैं, ठीक है, तो ऋग्वेद होता है, ठीक है, ऋग्वेद होता है। उसके बाद क्या, ऋग्वेद के बाद क्या, ऋग्वेद होता है यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है। उसके बाद अथर्ववेद जो है होता है, अथर्ववेद यानी 4 वेद जो है होता है, ठीक है। इन चारों वेदों को संयुक्त रूप से संहिता भी कही जाती है। क्या कहा जाता है, संहिता जो है कहा जाता है। इन चारों वेद को क्या बोलते हैं, तो संहिता भी कहा जाता है इन चारों वेद को। और ऋग्वेद में यदि आपसे पूछ दे कितने मंडल हैं, ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में अगर आपसे पूछ दे ऋग्वेद में, ठीक है, तो ऋग्वेद में अगर आपसे पूछ दे ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल है, तो ये जो है 10 मंडल जो है ऋग्वेद में, कितने, 10 मंडल जो है ऋग्वेद में है, 10 मंडल ऋग्वेद में है, 10 मंडल, ठीक है, ऋग्वेद में। और देखिए तीसरा मंडल किसको समर्पित है, तीसरा मंडल जो है सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है। तीसरा मंडल जो है अगर आपसे पूछ दे तीसरा मंडल किसे समर्पित है, ठीक है, तो तीसरा मंडल जो है सूर्य देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को जो है समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को जो है समर्पित है। किनको समर्पित है, सूर्य देवता को तीसरा मंडल। 9वें मंडल किसको समर्पित है, ठीक है, तो 9वें मंडल अगर आपसे पूछ दे 9वें मंडल किनको समर्पित है, तो 9वें मंडल अगर आपसे पूछ दे तो 9वें मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है, सोम देवता को जो है 9वें मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है, 9वें मंडल। 10वां मंडल जो होता है वो सबसे बड़ा मंडल होता है। सबसे बड़ा मंडल आपसे अगर पूछ दे सबसे बड़ा मंडल कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा मंडल जो हो जाएगा 10वां मंडल, ठीक है। 10वां मंडल क्या है, सबसे बड़ा मंडल हो जाएगा 10वां मंडल जो है सबसे बड़ा मंडल। देखिए 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं का क्या बोलते हैं, तो ये जो है खील बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको जो है खील बोलते हैं। और देखिए ऋग्वेद में अघन्न शब्द का प्रयोग किन के लिए किया गया है, तो अघन्न का मतलब ऋग्वेद के लिए जो है किया गया है, वो जो है गाय के लिए जो है किया गया है। अघन्न शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किसके लिए किया गया है, तो गाय के लिए जो है किया गया है। इंद्र के लिए कितना बार चर्चा किया गया है, ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए चर्चा कितना बार किया गया है, तो इंद्र के लिए जो है 250 बार चर्चा किया गया है, इंद्र के लिए 250 बार के लिए चर्चा किया गया है, ठीक है, इंद्र के लिए 250। और अग्नि के लिए ऋचाएँ का प्रयोग जो किनका, अग्नि, देखिए अग्नि की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अग्नि की ठीक है, अग्नि की अगर हम बात करें तो अग्नि कितना हो जाएगा, अग्नि जो है 200 ऋचाओं की रचना की गई, ठीक है। अग्नि के लिए 200 और इंद्र के लिए 250 जो है हो जाएगा, ठीक है। तो ये व्याख्या कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जो सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग जो है सही उत्तर कीजिए। यानी कच्छ विद्रोह जो हुआ, खासी विद्रोह, रामोसी विद्रोह और संथाल विद्रोह, सूची 1 और सूची 2 यानी इन सभी विद्रोह के जो नेता जो है वो जो है कौन हो जाएगा, इसके बारे में हमको जो है देखना है, ठीक है। तो देखिए कच्छ विद्रोह की अगर बात करें, तो देखिए कच्छ विद्रोह की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कच्छ विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे, तो वो जो थे कच्छ विद्रोह के
भारमल था, राम भारमल। खासी विद्रोह की नेता की अगर बात करें, खासी विद्रोह के जो नेता है वो है तीरथ, ठीक है, तीरथ सिंह। खासी विद्रोह के नेता कौन थे? तो तीरथ सिंह जो थे वो खासी विद्रोह के ये जो है नेता थे, ठीक है, खासी विद्रोह। रामोसी विद्रोह की अगर हम बात करें, रामोसी विद्रोह के नेता कौन थे? तो रामोसी विद्रोह के जो थे वो थे चितूर सिंह, ठीक है, चितूर सिंह जो है रामोसी विद्रोह के नेता थे। और लास्ट में संथाल विद्रोह को कौन थे? तो कान्हा और सिद्धू, कान्हा और सिद्धू। यानी 1-3, 1-3 किस किस में है? तो 1-3 इसमें है, इसमें है, ठीक है, 1-3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो है एकदम से राइट हो जाएगा, क्योंकि 4 का कितना है, बी के कितना है? तो बी के 4 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हो जाएगा। अब देखिए चोल वंश के संस्थापक कौन थे? चोल वंश के अगर संस्थापक की बात करें, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश के जो संस्थापक थे वो थे विजयालय, विजयालय, ठीक है। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय थे चोल वंश के। चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, चोल साम्राज्य की राजधानी, चोल साम्राज्य की राजधानी की अगर बात करें, राजधानी कहाँ थी? चोल साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? ठीक है, चोल साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी तंजौर, ठीक है, तंजौर, ठीक है। चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तंजौर, चोल साम्राज्य की राजधानी। विजयालय ने जो है नर केसरी की उपाधि धारण की थी, यानी नर केसरी की उपाधि, नर केसरी उपाधि किसको मिला था? नर केसरी की उपाधि जो है विजयालय ने जो है धारण किया था, विजयालय ने जो है धारण किया था नर केसरी की उपाधि विजयालय। चोल शासक राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। राजराज प्रथम जो है राज प्रथम जो है चोल शासक था, राजराज प्रथम शासक था, जो किसके अनुयायी थे? किसके अनुयायी थे? तो शैव धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म के ये जो है अनुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। किनके? तो शैव धर्म के जो है अनुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। देखिए चोल साम्राज्य की सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? तो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार की अगर बात करें, साम्राज्य के सर्वाधिक विस्तार की अगर बात करें, विस्तार का ये किसके समय में हुआ था? तो ये जो हुआ था राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था, राजेंद्र प्रथम के समय में जो है हुआ था, राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था राजेंद्र। अब देखिए चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय थे। चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। नरकेसरी की उपाधि किनको मिला था? विजयालय को मिला था। राजराज प्रथम जो है शैव धर्म के अनुयायी थे। चोल साम्राज्य का विस्तार जो है राजेंद्र प्रथम के काल में जो है हुआ था, राजेंद्र प्रथम के काल में जो है हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने गंगकोड चोल की उपाधि धारण किया था। गंगकोड चोल की उपाधि किसने धारण किया था? अब देखिए गंगकोड चोल की उपाधि किसने धारण किया था? तो ये जो है राजेंद्र प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने जो है गंगकोड चोल की उपाधि जो है धारण जो है किया था। चोल काल में ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या बोलते थे? तो ब्रह्मदेव के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ब्रह्मदेव के नाम। अब देखिए चोल काल में ब्राह्मणों को जो उपहार के रूप में भूमि दिया जाता था उसको क्या बोलते थे? तो उसको जो बोलते थे उसको क्या बोलते थे? उसको जो है ब्रह्मदेव उसको बोलते थे, ब्रह्मदेव जो है उसको जो है बोला जाता था, ब्रह्मदेव जो उसको जो है बोला जाता था। और यदि दोस्तों यदि आप बिहार बीपीएससी एडीओ की तैयारी यदि आप कर रहे हैं, ठीक है, और उसका संपूर्ण अच्छे तरीके से यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, ये सारे पीडीएफ जो है बहुत अच्छा है। इससे अच्छा जो है आपको कोई भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जो है नहीं करवा सकता है, ठीक है। जैसे हम देखिए प्रैक्टिस सेट की अगर बात करें, ठीक है, तो रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट हम आपको देंगे। बीपीएससी एडीओ का जो है समान भाषा जो है वो हम आपको देंगे, समान अंग्रेजी और समान हिंदी का, ठीक है। उसके बाद सहायक शिक्षा विकास अधिकारी में जो है समान अध्ययन को 25 प्रैक्टिस सेट जो है आपको मिलेगा, समान अध्ययन का 25 प्रैक्टिस सेट, और जो है समान योग्यता यानी मैथ्स और रीजनिंग का 25 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है। यानी कॉम्बो जो है टोटल चीज़ जो है आपको मिलेगा, और इसके साथ भी जो है बीपीएससी का पीवाईक्यू भी जो है आपको मिलेगा। और यदि आप लेना चाहते हैं तो ये जो है इस व्हाट्सअप नंबर पर जो है आप जो है मैसेज कर लें या कॉल करके आप जो है बात कर सकते हैं, ठीक है। और उससे अब देखिए हमारा जो फ्री पीडीएफ चैनल है, ठीक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे में दिया गया है। और पेड यदि आप और अच्छे तरीके से चाहते हैं तो वो भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। पेड में क्या,
देखिए 30 दिन का प्रैक्टिस सेट चैलेंज हम चला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप खुद जब प्रैक्टिस सेट करते हैं तो एक दिन करते हैं, दूसरे दिन जो है नहीं करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, उसके लिए। अब देखिए उसमें क्या क्या चीज़ रहेगा, ठीक है, 30 दिन का आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, रेलवे हो, बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, या बिहार दरोगा हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, या बिहार एससीजीएल 4 हो, कोई भी हो, तो उसमें क्या हम करेंगे, 25 क्वेश्चन जो है मैथ्स के हम देंगे, ठीक है, 25 क्वेश्चन मैथ्स के प्रैक्टिस सेट रहेगा, 25 क्वेश्चन जो है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट रहेगा, साइंस के 25 क्वेश्चन सेट रहेगा, ठीक है, और जीके जीएस के जो है 25 क्वेश्चन जो है इसमें रहेगा, ठीक है। अब देखिए 8 बजे जो आपको जो है मैथ्स और रीजनिंग का दे दिया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद 2 बजे जो है साइंस और जीके जीएस का दे दिया जाएगा, ठीक है, जीएस का जनरल स्टडी समान अध्ययन, ठीक है, उसके बाद जो है 9 बजे जो है आपका पूरा सॉल्यूशन के साथ अच्छे से बनाकर ये सारा जो है आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। फीस मात्र जो है 49 रुपये में आप जो है 30 दिन तक 3000 क्वेश्चन और मैथ के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, रीजनिंग के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो है आपको जो है इसमें दिया जाएगा। और यदि आप चाहते हैं तो इस नंबर पर जो है आपको कॉल करना है, और कॉल करने के बाद जो है आप जो है ज्वाइन जो है हो सकते हैं, ठीक है। 25 मार्च से ये जो है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और 23 अप्रैल तक जो है ये जो है ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, और बहुत ही कम प्राइस में ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही रिलेवेंट जो है इसमें हम करवाएंगे, ठीक है। मैथ से भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, जीके जीएस साइंस भी, सारा चीज़ जो है इसमें रहेगा, ठीक है। आप एक बार लेकर देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। एक्सप्लेन करके आपको दिया जाएगा पूरा तरीका से, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ जो है हम चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चोल काल में ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को किस नाम से जाना जाता था। यानी चोल काल में जो ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि जो था उसको किस नाम से जाना जाता था, तो किस नाम से उसको जो हम जानते थे, तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए अभी ही हम ऊपर जो है चर्चा किए थे, ठीक है, कि चोल काल में ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि जो था उसको क्या बोलते थे, उसको जो बोलते थे ब्रह्मदेय, उसको बोलते थे हम, क्या बोलते थे, ब्रह्मदेय, उसको जो है हम जो है बोलते थे। अब देखिए ऊपर हम चर्चा किए थे बहुत सारे चीज़ के बारे में, चोल वंश के बारे में। तो चोल वंश के संस्थापक के बारे में क्या बोले थे, तो जो विजयालय थे चोल वंश के संस्थापक कौन थे, विजयालय जो है चोल वंश के संस्थापक थे, विजयालय जो है चोल वंश के क्या थे, चोल वंश के संस्थापक थे। चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो तंजौर थी। चोल वंश के राजधानी कहाँ थी, तंजौर थी। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण किया था, ये भी हम बात किए थे, विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि जो है धारण किया था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था, ये सब भी बोले थे हम। राजेंद्र प्रथम ने गंगकोट चोल की उपाधि जो है धारण किया था। और चोल काल में ब्राह्मणों को जो उपहार में जो दिए गई भूमि था उसको क्या बोलते थे, उसको जो बोलते थे उसको ब्रह्मदेव बोलते थे, उसको क्या बोलते थे, ब्रह्मदेव जो है उसको जो है बोलते थे। अगला है कि भक्ति आंदोलन से संबंधित दादू दयाल निम्न में से किसके अनुयायी थे। देखिए भक्ति आंदोलन से संबंधित दादू दयाल जो है निम्न में से किसके अनुयायी थे, दादू दयाल किसके अनुयायी थे, ये जो थे कबीर के अनुयायी थे। दादू दयाल किसके अनुयायी थे, कबीर के अनुयायी थे, ठीक है, दादू दयाल, ठीक है। दादू दयाल का जन्म कब हुआ था, तो ये जो है 1544 ईस्वी में जो है हुआ था, 1544 ईस्वी में दादू दयाल जो है 1544 ईस्वी में इनका जो है जन्म हुआ था। ये क्या थे, ये धुनिया जाति से संबंधित थे। ये किस जाति से संबंधित थे, जाति की अगर बात करें ये किस जाति से संबंधित थे, तो ये जो है धुनिया जाति से संबंधित है, धुनिया, दादू दयाल, ठीक है, धुनिया जाति से ये जो है संबंधित थे। इनका जन्म कहाँ में हुआ था, जन्म अगर बात करें, ठीक है, देखिए जन्म जो हुआ था कहाँ में, जन्म हुआ कब हुआ था, दादू दयाल का 1544 में हुआ था, ठीक है, 1544 में कहाँ में हुआ था, ठीक है, कहाँ में जन्म हुआ था, तो अहमदाबाद में, अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। अहमदाबाद में इनका जो जन्म, इन्होंने ब्राह्मण संप्रदाय की स्थापना की थी। ब्राह्मण संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ब्राह्मण संप्रदाय की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ब्राह्मण संप्रदाय की स्थापना जो है इसी के द्वारा जो है किया गया था, ब्राह्मण संप्रदाय। इन्होंने इन्होंने जो है निपक था, ठीक है, इन्होंने निपक नामक आंदोलन की शुरुआत किया था। यानी
निपख नामक आंदोलन जो था वो किनके द्वारा शुरू किया गया था? निपख नामक आंदोलन जो है इन्हीं के द्वारा जो है शुरू किया गया था। निपख नामक आंदोलन इन्हीं के द्वारा जो है शुरू जो है किया गया था। ठीक है, देखिए सुंदरदास की मृत्यु की अगर बात करें कब हुआ, सुंदरदास की मृत्यु जो हुआ था ये हुआ था कब? तो ये जो हुआ था 1603 ईस्वी में जो है सुंदरदास की मृत्यु जो है हुआ था। मुगल शासक अकबर ने दादू दयाल से फतेहपुर सीकरी में जो है मुलाकात जो है किया था दादू दयाल से, मुगल शासक अकबर ने। ठीक है, कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के कौन थे? प्रमुख कवियों में से ये जाने। कबीर जो है सिकंदर लोदी के समकालीन था। कबीर किसके समकालीन था? सिकंदर लोदी के जो है समकालीन था। कबीर किसके? तो कबीर जो है सिकंदर लोदी के समकालीन था। कबीर किसके समकालीन था? सिकंदर लोदी के जो है समकालीन था कबीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेरठ षड्यंत्र के मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेरठ षड्यंत्र के मामलों में, ठीक है, तो देखते हैं यह कौन सत्य है, ये हमको जो है चूज करना है, कौन सत्य है। तो मेरठ षड्यंत्र जो मामला था उसके बारे में, यह मामला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलुओं को जोड़ देता है, यानी जुड़ा हुआ था। यानी मेरठ षड्यंत्र क्या है? ये कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलू से जुड़ा हुआ था। तो ये बात एकदम से सही हो जाएगा, कम्युनिस्ट और समाजवादी से जुड़ा हुआ था मेरठ षड्यंत्र। इस मामले में भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। यानी भारत में मजदूर वर्ग के लोग को जो है कमज़ोर करने के लिए ठहराया गया था। कौन सा आंदोलन? ये जो है मेरठ षड्यंत्र के मामले में ये जो है सही हो जाएगा। यानी एक भी सही है, दो भी सही है, एक और दो दोनों सही है। तो कौन उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है एक और दो, यानी सी नंबर जो है हो जाएगा। अब इसके बारे में देखते हैं कि मेरठ षड्यंत्र कब हुआ था। ठीक है, मेरठ षड्यंत्र यदि आपसे पूछे कब हुआ था, मेरठ षड्यंत्र हुआ कब था, तो मेरठ षड्यंत्र जो हुआ था 1929 में हुआ था। मेरठ षड्यंत्र 1929 में ब्रिटिश भारत में शुरू किया गया था। एक विवादास्पद यह जो है अदालती मामला था यह। ठीक है, 1929 में यह शुरू किया गया था। यह मामला 20वीं सदी के शुरुआत दौर में ब्रिटिश सरकार के कम्युनिस्ट और समाजवादी विचारों के बढ़ते डर का प्रतीक जो है था। ठीक है, ब्रिटिश सम्राट के लिए था, यानी ब्रिटिश सम्राट के द्वारा जो है कम्युनिस्ट और समाजवादी विचारों को बढ़ते डर को प्रतीक के रूप में ये जो है काम कर रहा था। मेरठ षड्यंत्र कब हुआ था? तो 1929 में ये जो है हुआ था। यह 3 अंग्रेजों सहित कुछ ट्रेड यूनियन के गिरफ्तारी और बाद में मुकदमे के साथ ये जो है शुरू हुआ था। बाद में मुकदमे के साथ ये जो है शुरू हुआ। इन लोगों को सामूहिक रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के तहत आरोपित किया गया था। यानी धारा अगर आपसे बोल दे किन के तहत जो है मेरठ षड्यंत्र में जो है इनमें जितने भी लोग थे सामूहिक रूप से भारतीय किन दंड के तहत जो है इनको आरोपित ठहराया गया था, तो 121 के एक के तहत 121 के एक के तहत जो है किया गया था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर संयुक्त समिति की स्थापना की। देखिए किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर संयुक्त समिति की स्थापना की। संयुक्त समिति की जो है स्थापना जो है किया था, तो ये जो है लखनऊ अधिवेशन। यानी मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर संयुक्त समिति की स्थापना करी थी, तो लखनऊ, यानी मुस्लिम लीग भी मिला था कांग्रेस के साथ मिलकर संयुक्त स्थापना करी थी, तो कौन? तो ये जो है लखनऊ अधिवेशन जो है इसका सही जो है हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करते हैं कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन अगर हम बात करें, लखनऊ अधिवेशन की अगर हम बात करें कब हुआ था, ये जो है कब हुआ था, तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन। देखिए इस अधिवेशन में गरम दल तथा नरम दल जो है एक हो गया था। गरम दल और नरम दल क्या हो गया था? गरम दल और नरम दल जो है एक हो गया था। एक हो गया था गरम दल और नरम दल जो है क्या हो गया था? ये जो है एक हो गया था। गरम दल और नरम दल जो है एक हो गया था तथा इन्होंने मिलकर संयुक्त समिति की स्थापना की। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। गरम दल और नरम दल एक हो गया था। उसके बाद जो है संयुक्त अधिवेशन जो है
ये लोग यानी संयुक्त समिति की स्थापना किया था। संयुक्त समिति की स्थापना ये लोग जो है किया था। संयुक्त समिति की स्थापना किया गया था। संयुक्त समिति की स्थापना जो है किया गया था। संयुक्त समिति की स्थापना जो है किया गया था। अब देखिए मुस्लिम लीग में 1916 के लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो लखनऊ सम्मेलन, मुस्लिम लीग में जो है 1916 में लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना यानी अली जिन्ना ने किया था। किसने किया था? अध्यक्षता जो है किसने किया था? अध्यक्षता की अगर बात करें, अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। सीधे जिन्ना के द्वारा जो है किया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक तथा मोहम्मद अली जिन्ना के अथक प्रयास में दोनों का मध्य समझौता हुआ था। एक तरफ कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे, दूसरे तरफ जो है मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक थे और एक तरफ वो थे। ठीक है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता बंकिम चरण मजूमदार ने किया था। ठीक है, 1916 में अगर हम बात करें, 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजमूदार ने जो है किया था। ठीक है, और मुस्लिम में जो अध्यक्षता किए थे वो कौन किए थे? वो जो किए थे अली जिन्ना ने किए थे। और ऐसे यदि आपसे पूछ दे तो कौन किए थे? तो ये जो है अंबिका चरण मजमूदार ने जो है किया था। अंबिका चरण मजमूदार ने 1916 में ही एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। यानी होम रूल लीग की स्थापना की बात करें, होम रूल की स्थापना कब हुआ था? स्थापना की अगर बात करें, होम रूल की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में जो है स्थापना हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना जो है 1900 कब हुआ था? ये जो है 1916 में हुआ था होम रूल लीग की स्थापना। अब देखिए लखनऊ समझौता के तहत ही कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर ब्रिटिश सरकार के सामने स्वशासन की मांग रखी। तो लखनऊ जो समझौता हुआ था, ठीक है, नहीं, लखनऊ समझौता के तहत ही मुस्लिम लीग भी, ठीक है, मुस्लिम लीग भी, ठीक है, मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस, ठीक है, मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस ने जो है समझौता क्या रखा था कि जो है स्वशासन की मांग जो है रखा गया था। उसके बाद जो है क्या 1885 में जो है ये जो है गठन हुआ था, एओ ह्यूम द्वारा जो है किया गया था। क्या कांग्रेस का जो है गठन जो है किया गया था, यानी स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है कि पोर्टो-नोवा का युद्ध निम्न में से किसके मध्य लड़ा गया था? तो पोर्टो-नोवा एक था, तो पोर्टो-नोवा का जो युद्ध था वो किनके द्वारा जो है लड़ा गया था? पोर्टो-नोवा का युद्ध, तो पोर्टो-नोवा का जो युद्ध लड़ा गया था तो वो किनके द्वारा? तो ये जो लड़ा गया था हैदर अली और आयर कूट के द्वारा जो है लड़ा गया था। ठीक है, पोर्टो-नोवा का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य? तो हैदर अली और आयर कूट के द्वारा जो है पोर्टो-नोवा का युद्ध जो है लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पोर्टो-नोवा का जो युद्ध है वो कब हुआ था? ठीक है, पोर्टो-नोवा का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? तो ये जो हुआ था कब? तो 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 1781 को जो है पोर्टो-नोवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1781 में जो है पोर्टो-नोवा का युद्ध हुआ था। किनके किनके बीच हुआ था? किनके बीच हुआ था? बीच की अगर बात करें तो ये जो है हैदर अली और आयर कूट के द्वारा जो है हुआ था। हैदर अली और आयर कूट के बीच जो है लड़ा गया था। पोर्टो-नोवा युद्ध जो है पूरी तरह द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध का हिस्सा था। देखिए पोर्टो-नोवा का युद्ध किसका हिस्सा था? तो द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध का ये जो है हिस्सा था। इस युद्ध को चेलाब्रम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए पोर्टो-नोवा का जो युद्ध है उसको चेलाब्रम के नाम से भी जानते हैं पोर्टो-नोवा युद्ध को। ठीक है, चेलाब्रम के नाम से भी जानते हैं। हैदर अली और आयर कूट के बीच जो है ये जो है हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में आयर कूट की ब्रिटिश सेना ने जो है तमिलनाडु में हैदर अली की विशाल मैसूर सेना को पराजित किया था। यानी कौन हरा था? तो देखिए आयर कूट की ब्रिटिश सेना ने तमिलनाडु में हैदर अली की विशाल मैसूर सेना को पराजित कर दिया था। हैदर अली क्या हुए थे? ये जो है हार गए थे। ठीक है, अब देखिए प्रमुख युद्ध के बारे में अगर हम थोड़ा बात करें, ठीक है, कौन कौन से युद्ध? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर बात करें, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से 1769,
1769 जो है हो जाएगा, 1767 से 1769। और इस किस संधि के तहत जो है इसको समाप्त किया गया था, ये किस संधि के तहत जो इसको समाप्त किया गया था, ये संधि था मद्रास की संधि। ठीक है, कब हुआ था, 1767 से 1769 में हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, 1767 से 1769। ठीक है, अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें, द्वितीय की बात करें, ठीक है, द्वितीय कब हुआ था, द्वितीय की अगर बात करें, द्वितीय कब हुआ था, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें 1780 से 1784 जो है हो जाएगा, 1780 से 1784 हो जाएगा, 1780 से 1784। ठीक है, तृतीय युद्ध की अगर बात करें, तृतीय युद्ध जो हुआ था वो 1790 से 1792, 1792 जो है हो जाएगा, 1792। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा ये जो है समाप्त हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ था वो मंगलोर की संधि के द्वारा जो है समाप्त जो है हुआ था। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1767 से 1769। दूसरा हुआ था 1780 से 84 तक, और 90 से 92। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि जो सहायक संधि प्रथा प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है, कौन सा कथन क्या है, कौन सा कथन जो है असत्य है। तो असत्य कौन हो जाएगा, कौन सा कथन असत्य है, तो चलिए देखते हैं। इस प्रथा में शामिल सहयोगी संधि प्रथा और प्रणाली के संबंध में, ठीक है, इस प्रथा में शामिल सहयोगी राज्यों को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी। शामिल सहयोगी राज्यों को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी। तो असत्य यहाँ चुनने के लिए बोल रहा है, लेकिन ये सत्य है, तो आंसर जो है ये नहीं होगा। प्रणाली में शामिल देशी राज्य किसी पड़ोसी राज्य से कूटनीतिक संबंध बनाने तथा विदेशी विशेषज्ञ रखने का अधिकार खो देता था। तो ये भी जो है सही है, लेकिन असत्य वहाँ बोल रहा है, तो ये जो है नहीं होगा। ठीक है, सहायक संधि प्रथा में सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएं भंग कर दी गई, तो भंग कर दी गई ये बात सही था, लेकिन ये असत्य नहीं, ये सत्य है। ठीक है, मैसूर के टीपू सुल्तान ने सहायक संधि के तहत सेना खर्च के लिए अपने राज्य का एक भाग कंपनी को दे दिया था, ये जो है असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए, मैसूर के टीपू सुल्तान ने क्या किया था, ये जो है सहायक संधि के तहत जो सेना खर्च के लिए अपने राज्य एक भाग कंपनी को दे दिया गया था, ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो है आरंभ की गई सहायक संधि के नीति के अनुसार जो है सहयोगी भारतीय राज्य में शासकों को ब्रिटिश सेना अपने खर्च में रखने पड़ती थी। ठीक है, तब उसके रख रखाव के लिए जो अनुदान देना पड़ता था। ठीक है, ब्रिटिश सेना के द्वारा, ना कि टीपू सुल्तान के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना जो है पटना में जो है किसके द्वारा किया गया था, पटना में, तो ये जो है बाबा ठाकुर दास के द्वारा किया गया था। ठीक है, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना जो है बाबा ठाकुर दास के द्वारा जो है किया गया था, बाबा ठाकुर दास के द्वारा किया गया था। अब देखिए, बाबा ठाकुर दास पटना के रामकृष्ण सोसाइटी के क्या थे, स्थापना इनके द्वारा किया गया था। और इनके द्वारा ही जो है सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था, तो देखिए, स्थापना अगर बोल दे, स्थापना, एक मिनट, देखिए स्थापना कब किया गया था, स्थापना की अगर बात करें, स्थापना कब किया गया था, तो ये जो स्थापना जो किया गया था 1906 में जो है किया गया था, 1906 में जो है इसका स्थापना जो है किया गया था, 1906 में जो है किया गया था। ठीक है, यह सोसाइटी रामकृष्ण मिशन सिद्धांतों पर आधारित थी। यह सोसाइटी जो थी किस मिशन पर आधारित थी, तो रामकृष्ण मिशन सिद्धांतों पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य आदर्श शिक्षा तथा धार्मिक अध्ययन को बढ़ावा देना और कमजोर वर्गों को उत्थान के लिए था। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना के बारे में। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता कौन थे, तो शीलभद्र याजी था। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता कौन थे, तो शीलभद्र याजी थे। राष्ट्रीय स्तर पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तो 1939 में हुआ था, 1939 में जो है हुआ था। किन के द्वारा अगर आपसे बोला जाए, ये जो है आप लोग जानते होंगे, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, ददनी प्रथा, देखिए, ददनी प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ददनी प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन क्या है, कौन सा कथन जो है सत्य है, तो देखिए,
यह दक्षिण भारत के भूराजस्व व्यवस्था की थी, भूराजस्व व्यवस्था थी। ददनी जो है भूराजस्व व्यवस्था थी तो ये जो है नहीं थी, ठीक है। यह मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था से संबंधित थे, तो ददनी जो है मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था से भी संबंधित नहीं थी और भू राजस्व व्यवस्था से भी संबंधित जो है नहीं था। यह व्यापारियों द्वारा कारीगरों की दी जाने वाली पूंजीगत सहायता, तो पूंजीगत जो सहायता था जो व्यापारियों को दिया जाता था वो जो है हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट जो है हो जाएगा। देखिए, ददनी प्रथा एक व्यावसायिक प्रथा थी जिसमें व्यापारी विशेषकर यूरोपीय कंपनी के एजेंट स्थानीय कारीगरों या किसानों को अग्रिम धन जो है आयात जो है ददनी को देते थे, वो जो है होता था। इस अग्रिम राशि के बदले कारीगरों को पहले तय की गई कीमत और गुणवत्ता पर निश्चित मात्रा में जो है सामान उपलब्ध जो है कराना होता था। यह प्रथा मुख्य रूप से व्यापार और उत्पादन के विशेष कर कपड़ा उद्योग से संबंधित था। ददनी प्रथा। निम्न में किस वर्ष तिलपत की लड़ाई लड़ा गया था? तिलपत की जो लड़ाई है वो जो है कब लड़ा गया था? तो तिलपत की जो लड़ाई है वो लड़ा गया था 1600 कितना में 1669 में जो है लड़ा गया था। तिलपत की लड़ाई कब लड़ा गया था? तो ये जो है 1669 में जो है लड़ा गया था, ठीक है। तो 1669 में। अब तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इस युद्ध के दौरान जो है जाटों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था, यानी तिलपत की लड़ाई में जो है किसने विरोध किया था औरंगजेब का? तो जाटों ने औरंगजेब का खिलाफ किया था। औरंगजेब के समय जो है जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुल एवं राजा राम ने किया था, ठीक है। औरंगजेब के समय जो है जाटों का विद्रोह, औरंगजेब के समय जो है किनका विद्रोह किया था? जाटों का विद्रोह नहीं, ठीक है। गोकुल यानी जाटों का विद्रोह किसने किया था? तो गोकुला और राजा राम ने जो है किया था, ठीक है। और औरंगजेब ने ही 1686 में जो है बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा के मुगल साम्राज्य में मिलाया था। औरंगजेब ने जो है कब मिलाया था? तो 1686 में जो है औरंगजेब ने ही 1686 में और 1687 में, और 1687 में जो है किसको मिला लिया था? तो गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में जो है मिला लिया था औरंगजेब ने ही। गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में कौन मिलाया था? तो औरंगजेब ने ही जो है मिला लिया था। औरंगजेब के बारे में, ठीक है। औरंगजेब और 1679 में जो है पुनः जजिया कर लागू किसने किया था? तो 1679 में पुनः जजिया कर जो लागू किया था वो किसने किया था? तो पुनः जजिया कर लागू किया था किसने? ये जो है औरंगजेब के द्वारा जो है लागू किया गया था। अब देखिए, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु तेग बहादुर की जो हत्या था वो औरंगजेब के द्वारा ही किया गया था, 1675 में किया गया था। 1675 में जो है औरंगजेब के द्वारा ही जो है 1675 में जो है किया गया था। अब देखिए, निम्नलिखित पर विचार करना है। इनमें से निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, कौन सही है ये चूज करना है। देखिए, कौन सही सुमेलित है ये जो हमको जो है चुनना है, ठीक है। देखिए, सलवाई की संधि की अगर बात करें, सलवाई की संधि, ठीक है। सलवाई की संधि नाना फर्नांडिस से सालसेट तथा भरूच का अधिग्रहण, अंग्रेजों द्वारा अधिग्रहण। तो सालसेट की जो संधि था ये एकदम से राइट हो जाएगा, सालसेट की संधि, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान ने गुट्टूर अधिग्रहण, ये गलत हो जाएगा। और देव गांव की संधि भोसले से कटक का अधिग्रहण, ये जो है हो जाएगा एक, यानी 1 और 3 जो है एकदम से राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये जो है हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसके बारे में कुछ जानते हैं कि जो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी 1792 ईस्वी में टीपू सुल्तान एवं अंग्रेजों और उसके सहयोगी निज़ाम और पेशवा के बीच ये जो है हुआ था। जब गुंटूर का अधिग्रहण 1788 में अंग्रेजों और निज़ाम के हैदराबाद के बीच हुआ था। तो सलवाई की संधि 17 मार्च 1782 को हुआ था, सॉरी, ठीक है। पेशवा के माधव राव के कार्यवाहक जो महादजी सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करते हुए ये जो है हुआ था, ठीक है।
तो आप कमेंट ज़रूर करें दोस्तों कि इसी तरीके से एक्सप्लेन करें या थोड़ा तेज़ी से खींचते चले जाएं ताकि हमको पता चल जाए। और यहाँ तक यदि आपने वीडियो देखा है तो कमेंट एक बार ज़रूर कर दें कि वीडियो को पूरा एक्सप्लेन करके बताएं हम, या बस शॉर्ट में बस क्वेश्चन आंसर जो है करते चले। ठीक है, ये भी आप जो है कमेंट ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, थोड़ा तेज़ी में खींचते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा मार्शल जो है हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? ये जो है मार्शल जो है हो जाएगा। मार्शल जो है हो जाएगा मार्शल। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष क्या है? तो राष्ट्रीय गणना हेतु आधार वर्ष जो हो जाएगा वो जो है कौन हो जाएगा? ये 2011 से 12 जो है हो जाएगा। 2011 से 12 वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें कि भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्न में से कौन सी गतिविधियां शामिल नहीं है? तो कौन सी गतिविधियां जो है इनमें शामिल जो है नहीं है? ठीक है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कौन जो है गतिविधियां शामिल नहीं है? ठीक है, तो देखिए विद्युत तो होता है शामिल, इसमें खनन भी होता है, विनिर्माण भी होता है। ठीक है, विद्युत, एक मिनट, कौन सी गतिविधियां जो इनमें शामिल नहीं है? ठीक है, तो ठीक बोले, खनन होगा, विनिर्माण भी होगा, विद्युत भी होगा, लेकिन निर्माण जो है ये जो है इसमें शामिल जो है नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना में जो है मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत जो है किया गया था? ये जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो है इसका शुरुआत जो है किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है किया गया था। अगला कि केंद्रीय बजट 2026 से 27 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कूट जो है सत्य है, यानी सत्य कौन है, ये जो हमको जो है चूज करना है। और देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लगातार 9वीं बार जो है केंद्रीय बजट को पेश करने का गौरव प्राप्त किया है। ठीक है, तो 9वीं बार जो है केंद्रीय बजट जो है पेश किया है। ठीक है, इसमें सत्य हमको चूज करना है, ये जो है एकदम से सत्य हो जाएगा। एक तो एकदम से सही है। ठीक है, अगला देखते हैं कि बजट जो है 2026 से 27 कुल 3 कर्तव्यों पर आधारित है। बजट जो है कुल 3 कर्तव्यों पर आधारित है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, बजट जो है ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है। बजट का पहला कर्तव्य सामाजिक न्याय से संबंधित है। ठीक है, तो बजट का पहला जो कर्तव्य होता है वो सामाजिक न्याय से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा? तो एक मिनट, कर्तव्य सामाजिक न्याय से संबंधित है, तो सामाजिक न्याय से संबंधित जो है नहीं हो जाएगा। ठीक है, और कुल 2026 से 27 में बजट जो है कुल 3 बार किया गया है, तो ये जो है सही हो जाएगा, यानी 1 और 2 जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो एकदम से सही जो है हो जाएगा। ठीक है, 3 बार कौन कौन था? तो देखिए आर्थिक विकास था। ठीक है, आर्थिक विकास था, जन आकांक्षा और समावेशी विकास था, और सबका साथ सबका विकास था। ये 3 चीज़ें जो है 26 से 27 वाला में ऐड किया गया है। ठीक है, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो नए जो मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं भारत के, वो जो है कौन बने हैं? तो जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत जो है भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जो है बने हैं। ठीक है, अब देखिए भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बोलेंगे तो जस्टिस सूर्यकांत हो जाएगा, और यह भारत के कितने मुख्य न्यायाधीश हैं? ये जो है भारत के जो है 53वें हो जाएगा। 53वें मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के हो जाएगा। भारत के वर्तमान महान्यायवादी अगर आपसे पूछ दे तो आर वेंकट रमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्तमान में न्यायाधीश की अगर बात करें, वर्तमान में महान्यायवादी अगर आपसे पूछे तो आर वेंकट रमनी हो जाएगा। ठीक है, और मुख्य चुनाव आयुक्त अगर आपसे पूछ दे तो ज्ञानेश कुमार। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हो जाएगा। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यदि आपसे पूछ दे तो संजय मूर्ति हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 को जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है हुआ था। अब देखिए अनुच्छेद की बात करें, न्याय संहिता जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या टोटल कितना होता है? ये जो है 34 होता है। ठीक है, कितना होता है? 34 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की अधिसूचना कब जारी की गई? तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की अधिसूचना कब जारी की गई? ये जो है कब जारी किया गया? तो ये जो जारी किया गया था 6 अक्टूबर 2025, 6 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का विजेता झारखंड बना है। उपयुक्त के संबंध में कौन सा कथन
कौन सा कूट जो है सत्य है, ये जो हमको चूज करना है। ठीक है, तो इस खेल में उपविजेता हरियाणा बना है, तो उपविजेता जो है हरियाणा बना है, ये बात जो एकदम से सही है। सर्वाधिक रन ईशान किसान द्वारा बनाया गया था, सर्वाधिक रन भी जो है किसके द्वारा, ईशान किसान के द्वारा सर्वाधिक रन बनाया गया था। वर्ष 2024 में बम्बई ने यह ट्रॉफी जीता था, बम्बई ने यह ट्रॉफी जो है जीता था, यानी 1, 2 और 3 जो है इसका राइट जो है हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी पहली वित्तीय सूचकांक में बिहार का स्थान क्या है। तो बिहार का जो स्थान है नीति आयोग में वो जो है कितना है, तो वो जो हो जाएगा 7वां स्थान जो है मिला है बिहार को। ठीक है, 7वां स्थान जो है मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, ये जर्मन वॉच द्वारा जो है शामिल किया जाता है, जर्मन वॉच के द्वारा जो है जारी किया जाता है। ठीक है, पद्म पुरस्कार 2026 के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य हो जाएगा, कौन सा कथन जो है इनमें से सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, देखिए अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो देखिए अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार जो है दिया गया है, ये चीज़ एकदम से क्या हो जाएगा, राइट जो है हो जाएगा, एकदम से सत्य जो है हो जाएगा। ठीक है, रोहित शर्मा को पद्मश्री दिया गया है 2026 के संदर्भ में, तो रोहित शर्मा को जो है पद्मश्री जो है दिया गया है। 2026 में कुल 13 व्यक्तियों को पद्म भूषण में दिया गया है, तो पद्म भूषण जो है 13 व्यक्तियों को सही है दिया गया है। 2026 में कुल 11 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया, तो 11 व्यक्तियों को पद्मश्री जो है नहीं दिया गया है। ठीक है, जिसमें 113 व्यक्ति को पद्मश्री, 13 व्यक्ति को भूषण और 5 व्यक्ति को पद्म विभूषण जो है दिया गया है। ठीक है, तो इसमें 1, 2, 3 और एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 1, 2, 3 किसमें, तो सी नंबर जो है हो जाएगा। अब देखिए 2026 में कुल व्यक्ति को कितना पुरस्कार, कुल 131 व्यक्ति को जो है पुरस्कृत किया गया, कुल 131 व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया, जिसमें 113 व्यक्ति जो है, जिसमें 113 व्यक्ति को क्या दिया गया, पद्मश्री 113 व्यक्ति को दिया गया। ठीक है, पद्म भूषण अगर बात करें, पद्म भूषण जो है 13 को दिया गया। ठीक है, और 5 व्यक्ति को जो है, 5 व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया गया, पद्म विभूषण जो है दिया गया, पद्म विभूषण जो है दिया गया, पद्म विभूषण जो है दिया गया 5 व्यक्तियों को। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। निम्न में से किस योजना का संबंध बिहार से नहीं है, किस योजना का संबंध जो है निम्न में से बिहार से नहीं है, तो ये जो हो जाएगा गृह आधार योजना जो है हो जाएगा। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है 2025 में वो किनको दिया गया है, ये जो है मारिया कोरिना मचाडो को जो है दिया गया, मारिया कोरिना मचाडो को जो है दिया गया है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है, किस देश को जो है हराकर जो है जीता है, तो भारत ने जीता है दक्षिण अफ्रीका को हराकर, दक्षिण अफ्रीका को हराकर जो है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किसको हराकर जीता है, तो दक्षिण अफ्रीका को। यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में किसे दिसंबर 2025 में शामिल किया गया है, तो किसको शामिल किया गया है, तो दीपावली। ठीक है, दीपावली को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है, अत्यंत शब्द में जो है कौन सा क्रिया विशेषण है, तो ये जो है परिमाण वाचक हो जाएगा, परिमाण वाचक विशेषण जो है हो जाएगा, परिमाण वाचक विशेषण जो है इनमें से कौन सा शब्द जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, यानी बहुब्रीहि समास इनमें से क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास जो है इनमें से क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास जो है इनमें से क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास जो है इनमें से क्या हो जाएगा, तो बहुब्रीहि समास इनमें से क्या हो जाएगा, तो शूलपाणी। ठीक है, शूलपाणी जो है बहुब्रीहि समास जो है हो जाएगा, बहुब्रीहि समास जो है ये जो है हो जाएगा। ठीक है, जूतम पैजार, जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो जूतम पैजार मुहावरे का जो अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा, तो लड़ाई झगड़ा होना। ठीक है, तो लड़ाई झगड़ा होना जो है हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा होना। कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है, ठीक है, तो कपड़ा शब्द जो है किस श्रेणी का शब्द है,
ये जो तद्भव श्रेणी का शब्द है, कपरा शब्द जो है तद्भव श्रेणी का शब्द है। इनमें में से कौन योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है? तो योगरूढ़ शब्द का जो उदाहरण जो हो जाएगा, इनमें से कौन जो है योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है? तो पीताम्बर जो है योगरूढ़ शब्द का उदाहरण जो है हो जाएगा। देखिए, एफ्रॉन्ट शब्द का समानार्थी शब्द इनमें से कौन हो जाएगा? एफ्रॉन्ट शब्द का समानार्थी जो शब्द जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? ये जो हो जाएगा प्रोवोको और इरवेरेंस, इरवेरेंस जो है हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ए प्लस बी दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? यानी या तो कथन सत्य या असत्य जो है इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये जो हमको क्या करना है, ये जो हमको जो है चूज करना है। ठीक है, देखिए इसके बारे में अगर हम देखें तो एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में, एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है। तो एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है, तो ये जो है हो सकता है, ये जो है सत्य में आएगा। ठीक है, एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हैगिंग पोजीशन नहीं हो सकता है, एक ही पोजीशन नहीं हो सकता है, तो सत्य और असत्य, सत्य और असत्य, तो सत्य और असत्य ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा। द डॉक्टर हैड एग्जामिन्ड हिम चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा ही हैड बिन एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर हो जाएगा। ठीक है, ही हैज़ एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर जो है हो जाएगा, ही हैड बिन एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह अधिनियम निम्नलिखित में से किसे अनिवार्य आरक्षण प्रदान करता है? 1992 के 73वें संविधान संशोधन किसको जो है आरक्षण प्रदान करता है? ये जो है कौन हो जाएगा इसमें? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, अगर देखिए अनुसूचित जाति, ये जो अनुसूचित जाति को आरक्षण प्रदान करता है 1992 के 73वें संविधान संशोधन। अनुसूचित जनजाति, तो जनजाति को भी आरक्षण प्रदान करता है, जनजाति को भी, और यह महिला वर्ग को भी आरक्षण प्रदान करता है। अन्य पिछड़ा वर्ग को जो है ये जो है नहीं आरक्षण प्रदान करता है 1992 के 73वां संविधान संशोधन, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला को करता है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो है हो जाएगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ये जो है कौन हो जाएगा? चलिए देखते हैं। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन जो है हुआ था, अंतरिम सरकार का गठन जो है हुआ था, तो ये जो है एकदम से राइट हो जाएगा। तो सही कौन है? तो पहला ही सही हो जाएगा, बस बात खत्म। ठीक है, पहला ही सही हो जाएगा, लेकिन 1, 2, 3 भी यहाँ है, तो ये भी देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन योजना के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, तो क्रिप्स मिशन योजना के तहत जो है अंतरिम सरकार का गठन जो है किया गया था, तो नहीं किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को बम्बई में संपन्न हुआ था, तो नहीं। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा? तो केवल बी जो है हो जाएगा। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो निम्न में से किससे संबंधित है? ये जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए संबंधित है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 103वां संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? उन्मुक्तियों को जो है निर्धारित जो है करता है, तो कौन सा अनुच्छेद जो है हो जाएगा? तो ये अनुच्छेद 105 होता है। ठीक है, अनुच्छेद 105 जो है सही उत्तर जो है हो जाएगा, अनुच्छेद 105 जो है हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मौलिक कर्तव्य नहीं माना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य जो है किनको जो है मौलिक कर्तव्य जो है नहीं माना जाता है? धर्म, देखिए धर्मपेक्षा को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाए? देखिए धर्मपेक्षता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये जो है कोई मौलिक कर्तव्य जो है ये जो है नहीं है, ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा संघ संविधान
समिति का अध्यक्ष इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? ये जो है किसको नियुक्त किया गया है? तो ये जो है संघ के लिए जो है जवाहरलाल नेहरू को जो है चुना गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है? तो शक्ति जो प्राप्त है ये जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 जो है हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो किस प्रणाली की शासन व्यवस्था की प्रणाली की गई है? ये जो संसदात्मक है, संसदात्मक शासन प्रणाली है भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से जो लिया गया है वो कौन सा प्रावधान हो जाएगा? ये जो है ऑप्शन नंबर सी, संसदीय विशेषाधिकार जो है लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार जो है लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी सही जो है नहीं है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसके बारे में जो सही नहीं है वो प्रकाश वर्ष समय की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है समय की इकाई नहीं, दूरी की इकाई होती है। ठीक है, प्रकाश वर्ष, तो ऑप्शन नंबर सी जो एकदम से राइट जो है हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो अभिकथन ए और यानी अभिकथन और कारण जो है इसके बारे में स्पष्टीकरण जो है देता है। तो देखिए आर जो है क्या है, आर जो है क्या है, कारण। तो देखते हैं, देखिए आर की बात करें तो नामक निम्नलिखित में दो कथनों के संबंध में सत्य है। ठीक है, तो एक है क्या कि चिकनी सतह की तुलना में एक वस्तु खुरदुरी सतह पर कम फिसलती है। कम जो है क्या, कम जो है फिसलती है। और आर बोलता है कि जब सतह खुरदुरी होती है तो घर्षण बल जो है क्या होता है, ये जो है घर्षण बल जो होता है ये जो है बढ़ता है। घर्षण बल क्या होता है, बढ़ता है। देखिए अभिकथन ए और कारण बी दोनों सत्य है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या जो है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका जो है राइट आंसर जो है हो जाएगा। देखिए 1 kg 2 kg दो पिंडों जो है 3.2 मीटर की ऊंचाई के गिराए जाते हैं। जमीन को छूने से ठीक पहले उनके सापेक्ष वेग ज्ञात कीजिए। मान लीजिए गुरुत्व त्वरण जी का मान जो है कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जी का मान जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है। तो देखिए यहाँ जो होता है वो देखिए स्वतंत्र रूप से जब कोई वस्तु जो है गिरने वाला होता है तो उनका जो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि केवल गुरुत्वीय त्वरण और उनकी ऊंचाई पर जो है निर्भर करता है। ठीक है, तो अंतिम वेग निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो कौन होता है? तो अंतिम वेग यानी v बराबर जो होता है क्या होता है, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अंतिम वेग यानी v बराबर जो होता है √2gh होता है। ठीक है, √2gh होता है। g का मान हमको कितना दिया है, तो g का मान जो है 2 तो 2 हो जाएगा। g का मान हमको 10 दिया है। h की अगर हम बात करें, ठीक है, तो h जो है कितना यहाँ दिया है, h जो है 3.2 दिया है, 3.2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ 10 होगा, रूट अंडर में ये होगा, दशमलव गुणा 10, 10 ये गया 64 हो जाएगा, और 64 को जब रूट से निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 जो है हो जाएगा। एक के लिए क्या, तो एक जो है 8 मीटर पर सेकंड, तो 8 किस में है, तो देखिए दोनों वेग का मान कितना 8 मीटर पर सेकंड जो है हो जाएगा। ये जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला एक निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है सही नहीं है, सही कौन नहीं है, ये जो हमको जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए प्रति एकांक आयतन पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। तो प्रति एकांक आयतन पर जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको जो है दाब बोलते हैं। देखिए इनमें क्या है, परिवर्तन कर सकता है कि नहीं, सही नहीं है, ये हमको जो है चूज करना है। जो सही नहीं है इनमें वो जो हमको चुनना है। ठीक है, प्रति एकांक आयतन पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल नहीं, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सही नहीं है। ठीक है, तो ये जो है सही नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये एक द्रव बर्तनों की दीवारों पर दाब डाल सकते हैं, दाब जो डाल सकता है, लेकिन ये सही है, यहाँ सही नहीं है। ये बोला है किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उसकी आकृति में नहीं। तो आकृति में नहीं, ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा, यानी गलत है, बाकी ये सही है, यानी 1 और 2 सही नहीं है, यानी ऑप्शन बी।
निम्न में से आर्द्रता क्या है? आर्द्रता जो होती है वो क्या होता है? तो आर्द्रता जो होता है वो होता है जब वायु में जल वाष्प की उपस्थिति होता है ना, तो उसको बोलते हैं आर्द्रता। ठीक है। जब खमीर शर्करा को किण्वित करता है तो ब्रेड में खमीरीकरण प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? किस गैस के कारण जो है होता है? तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है सही, कौन सा कथन जो है सही है? ठीक है, तो केवल देखिए हवा की अधिक मात्रा में दहन पर लिथियम मुख्यतः ऑक्साइड बनाता है, तो ये जो है बी नंबर जो है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि H2SO7 में S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो X की जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? तो ये जो है 6 हो जाएगा, 6। नीचे दो रासायनिक समीकरण दिए गए हैं, नीचे दो रासायनिक समीकरण जो है दिए गए हैं। ठीक है, ZnS, ठीक है, Zn जो कि सॉलिड है, ठीक है, और CuSO4 और एरो जो है क्या बना रहा है? तो ZnSO4 और Cu यानी कॉपर जो है बना रहा है। ठीक है, कौन रासायनिकरण इसमें क्या बोल रहा है? दोनों ही स्थितियों में कॉपर अपने यौगिक रूप में पृथक क्यों हो जाता है? तो कॉपर जो है अपने, ठीक है, दूसरा है Pb और CuSl2, ठीक है, और बना क्या रहा है? तो PbCl2 और Cu यानी दोनों में जो है कॉपर जो है एक अलग जो है यौगिक बना रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हमको जो है देखना है। ठीक है, जिंक और लेड तत्व में अस्थायी होता है? नहीं, जिंक और लेड कॉपर की तुलना में, जिंक और लेड जो है कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशीलता जो है होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में बेरियम परऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो बेरियम परऑक्साइड का सूत्र जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ये जो है क्या हो जाएगा? तो BaO4, BaO2 हो जाएगा। ठीक है, BaO2 जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा BaO2। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने जैविक वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति दिया था? वर्गीकरण द्विनाम पद्धति जो है किसने दिया था? तो ये जो दिया था किसने दिया था? तो द्विनाम जो पद्धति जो दिया गया था वो लिनियस के द्वारा दिया गया था, कार्लस लिनियस के द्वारा जो है दिया गया था। थैलोफाइटा में कौन सा पौधा शामिल है? थैलोफाइटा में जो है कौन सा पौधा जो है शामिल है? तो ये जो है उल्का, कारा और धलेरी, ये जो है शामिल जो है हो जाएगा। ठीक है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन जो है कोशिका झिल्ली के संबंध में जो है सही हो जाएगा? तो कोशिका झिल्ली के संबंध में कौन सा कथन जो है सही हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए झिल्ली इसके दोनों ओर मौजूद कुछ अणुओं के चुनिंदा रूप से परागम्य जो है होती है, परागम्य जो है होती है। तो ये देखिए ये तो सही है। ठीक है, पानी भी इस झिल्ली से होकर निम्न में से उच्च आर्द्रता जो है जा सकता है, तो केवल एक जो है हो जाएगा, केवल एक जो है हो जाएगा। कवक निम्नलिखित में से किस वस्तु पर उग सकता है? तो कवक जो है निम्नलिखित में से किस वस्तु पर जो है उग सकता है? तो कवक जो उग सकता है किस वस्तु पर उग सकता है? तो देखिए ब्रेड पर कवक जो है उगता ही उगता है, अचार जो होता है उस पर भी कवक उगता है, चमड़ा हो तो चमड़ा पर भी उगता है और कपड़े पर भी उगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 जो है सभी जो है उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूची ए को सूची बी से सही ढंग से सुमिलित जो है करता है? सूची एक कोशिका अंगक है और ये जो है बी जो है ये कार्यक जो है हो जाएगा, कार्यक जो है हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कोशिका झिल्ली की अगर हम बात करें, कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली क्या होता है? ये अणुओं का परिवहन, कोशिका झिल्ली की बात करें तो अणुओं का परिवहन। तो एक का क्या हो जाएगा? एक डी किस किस में है? एक डी जो है मात्र एक ही में है। देखिए बस हो गया, बात खत्म। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए, यहीं से टिक लग गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है? वसा को तोड़ने में जो है कौन जो किण्वन जो है मदद करता है? ये जो है लाइपेज जो होता है तोड़ता है,
पेज जो है ये जो है तोड़ता है लाइपेज। निम्न में से कौन सा पदार्थ आमाशय से आने वाला अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में सहायक होता है? तो अम्लीय भोजन को सहायक होता है बनाने में ये कौन होता है? तो ये जो होता है पित्त रस होता है, पित्त रस। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को जो है सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 जो है ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए फल की अगर बात करें, फल के लिए क्या हो जाएगा? तो फल में जो अंडाशय, फल जो होता है अंडाशय से। बीज की अगर हम बात करें, बीज, बीज के लिए बीज क्या होता है? बीज के लिए बीजांड। ठीक है, बीज के लिए बीजांड। ठीक है, काष्ठ के लिए क्या? तना, काष्ठ के लिए तना। और मंडप, मंड यानी स्टार्च होता है, उसको पत्ती होता है मंड। ठीक है, तो ये क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। रोगों का कौन सा समूह जीवाणुओं के कारण होता है? रोगों का कौन सा समूह जो है जीवाणुओं के कारण जो है होता है? तो जीवाणुओं के कारण जो होता है वो कौन सा समूह जो है होता है? तो ये जो आंत, ज्वार और हैजा, आंत, ज्वार और हैजा और तपेदिक जो होता है ये जीवाणुओं के कारण जो है होता है। विल्हेम जोहानसन ने आनुवंशिकता में मेंडेलियन इकाइयों का वर्णन करने के लिए जीन शब्द का किस वर्ष में प्रतिपादन किया था? ये किया था 1909 में जो है प्रतिपादन जो है किया था। भारत के कितने राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल प्रणाली है? एक सदनीय विधानमंडल प्रणाली जो है ये जो है 22 जो है इसका सही हो जाएगा। अरुण ग्रह के विषय में कौन सा कथन सही है? अरुण ग्रह के विषय में कौन सा कथन जो है सही है? तो अरुण ग्रह के संबंध में जो है कौन सा कथन? तो देखिए, इस ग्रह का घूर्णन काल विपरीत है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर जो है घूमता है। यह जो है इसमें शून्य अक्षीय झुकाव है, शून्य अक्षीय झुकाव नहीं है, पूर्व से पश्चिम की ओर जो है घूमता है। तो केवल एक जो है ये जो है सही हो जाएगा। ठीक है, और यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह भी ये जो है हो जाएगा। अगला हम देखते हैं केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो केंद्रीय जो सिल्क बोर्ड की जो स्थापना हुआ था, ठीक है, ये कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम से राइट हो जाएगा। रजत क्रांति निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो रजत जो क्रांति है वो किसके उत्पादन से संबंधित है? तो ये जो है अंडा उत्पादन से जो है संबंधित जो है हो जाएगा, अंडा उत्पादन से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की मुख्यालय कहाँ में है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की जो मुख्यालय जो है ये कहाँ में है? तो ये जो है लुसाने में जो है स्थित है, लुसाने में जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला जो प्रश्न है वो क्या हो जाएगा? सूची 1 और सूची 2 को जो है सुमेलित करना है। देखिए, एक तरफ जो है भूपटल तत्व है, दूसरा तरफ जो उसका प्रतिशत है, यानी ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो जो है कितना हो जाएगा? तो ऑक्सीजन जो है वो जो है 46.8% जो है ऑक्सीजन है भूपटल पर। ठीक है, एल्युमिनियम की अगर बात करें, एल्युमिनियम जो है कितना प्रतिशत हो जाएगा? एल्युमिनियम जो है कितना हो जाएगा? ठीक है, एल्युमिनियम जो है 8.1%, 8.1% जो है एल्युमिनियम हो जाएगा। लोहा की अगर बात करें, ठीक है, तो लोहा की अगर बात करें, लोहा कितना प्रतिशत है? तो लोहा जो हो जाएगा 5.0% यानी 5% है। और कैल्शियम की अगर बात करें, कैल्शियम कितना है? तो कैल्शियम जो है 3.6% जो है हो जाएगा कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम से राइट हो जाएगा। 1 का कितना? तो 1 का 2 है, यानी ऑप्शन नंबर बी। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो वन्यजीव अभ्यारण्य जो है सबसे अधिक संख्या में भारत के किस राज्य में स्थित है? ये जो है महाराष्ट्र जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। एशिया महाद्वीप की जलवायु के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके असत्य कथनों का पहचान कीजिए। असत्य जो कथन है उसको जो है क्या करना है? वो जो है पहचान करना है असत्य कथनों का। ये क्या हो जाएगा? तो ये जो है शीत ऋतु में एशिया के आंतरिक भाग समान रूप से ठंडे हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा। जल क्रांति अभियान के अंतर्गत प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सा प्रमुख कार्य किए गए हैं? तो कौन से प्रमुख कार्य जो है किए गए हैं? ये जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो है हो जाएगा। 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी जो है हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी असत्य यानी कौन जो है गलत है, इसके बारे में हमको जो है देखना है। तो चलिए देखते हैं।
हिमाचल हिमालय की महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ शिवालिक और दून है। शिवालिक और दून है, ये जो है क्या है, ये जो है सही बात है, लेकिन औसत नहीं है ये। बृहद हिमालय की घाटियाँ में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। तो भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं, सही बात है, लेकिन ये सत्य है, यहाँ असत्य बोला है। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को दुआर कहते हैं। दुआर कहा जाता है, तो दुआर जो है नहीं कहा जाता है, तो यही जो है असत्य हो जाएगा। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा लैगून झील है? कौन जो है लैगून झील जो है इनमें से हो जाएगा, ये जो हमको जो है चूज करना है। लैगून झील इनमें से कौन हो जाएगा? तो देखिए लैगून झील, देखिए चिल्का झील क्या है? चिल्का झील तो एक लैगून झील है। चिल्का झील क्या है? लैगून झील हो जाएगा। तो वुलर झील लैगून झील नहीं है। पुलिकट झील जो है फिर जो है लैगून झील है, और कोलेरू झील भी लैगून झील है। यानी 1, 3 और 4 जो है सही हो जाएगा। 1, 3 और 4 जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। मानसूनी वर्षा की विशेषताएं के संदर्भ में निम्न कथनों पर जो है कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन जो है असत्य है? कौन सा कथन जो है असत्य हो जाएगा? भारत में मानसूनी वर्षा का स्थानिक वितरण प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है। प्रत्येक स्थान पर क्या होता है? ये जो है एक समान जो है रहता है। माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? किस क्षेत्र में जो है अवस्थित है? ये जो है दक्षिणी अंडमान में जो है अवस्थित है। दक्षिणी अंडमान में जो है अवस्थित है। दक्षिणी अंडमान में जो है अवस्थित है। सौरमंडल के वे 2 ग्रह कौन से हैं जिनका परिक्रमण अन्य 2 ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में होता है? विपरीत दिशा में जो है होता है। ये कौन सा ग्रह है? तो ये कौन सा ग्रह जो है हो जाएगा? तो ये जो है शुक्र और यूरेनस जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा, शुक्र और यूरेनस। इनमें में से कौन सी भौगोलिक दशाएं चाय की खेती के लिए अनुकूल है? तो चाय की खेती के लिए जो अनुकूल जो दशा हो जाएगी वो कौन से हो जाएगा? ये जो हो जाएगा, देखिए चलिए, पर्वतीय ढाल वाली भूमि में भी चाय की खेती जो है अच्छे तरीक़े से जो है हो जाता है। ठीक है, अम्लीय मिट्टी भी चाय की खेती के लिए अच्छी होती है। और सुवितरित वर्षा, तो सुवितरित वर्षा के लिए भी जो है चाय की खेती के लिए अच्छी है। और गर्म और आर्द्र जलवायु भी जो है सही जो है हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 इसका सभी जो है सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कोयला के क्षेत्र में कौन सा कथन जो है सत्य हो जाएगा? ये जो हो जाएगा, टर्शियरी युग का कोयला निक्षेप उत्तर पश्चिमी भारत में पाया जाता है। ये जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। टर्सरी युग का कोयला निक्षेप उत्तर के लिए भारत में, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ असत्य के लिए बोल रहा है। तो असत्य जो है कौन सा हो जाएगा? 1 मिनट। तो टर्सरी युग का कोयला, ठीक है, ऑप्शन नंबर यही जो है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में सही नहीं है? तो आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में कौन सही नहीं है? तो इसके संदर्भ में जो है कम सिलिका की मात्रा वाली आग्नेय चट्टान अम्लीय जो है होती है। ये जो है सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, एक तरफ है लौह इस्पात उद्योग केंद्र और दूसरा तरफ क्या है? दूसरा तरफ जो है देश है। दूसरा तरफ क्या है? देश है। तो किबरी की अगर बात करें, किबरी ये जो है कहाँ में होता है? तो किबरी की अगर बात करें, किबरी होता है रूस में। किबरी होता है रूस में। बर्मिंघम की बात करें, बर्मिंघम जो है कहाँ में है? तो बर्मिंघम जो है ब्रिटेन। बर्मिंघम जो है ब्रिटेन। मॉस्को की अगर बात करें, मॉस्को, ठीक है, तो मॉस्को जो है मॉस्को जो हो जाएगा जापान में हो जाएगा। तो देखिए 82 नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ठीक है, नागासाकी की अगर बात करें, ठीक है, नागासाकी, तो ये किसका हो जाएगा? ठीक है, 1 मिनट, ये जो है रॉन्ग हो गया। ठीक, देखिए किबिरी की अगर बात करें, ये कहाँ के लिए है? तो ये जो है हो जाएगा यूक्रेन में। ठीक है, यूक्रेन में जो है हो जाएगा। बर्मिंघम की अगर बात करें तो बर्मिंघम जो हो जाएगा ब्रिटेन। बर्मिंघम जो हो जाएगा कहाँ? ब्रिटेन। मॉस्को की अगर बात करें तो मॉस्को के लिए कौन हो जाएगा? तो मॉस्को के लिए जो है रूस हो जाएगा। मॉस्को के लिए, ठीक है, मॉस्को के लिए जो है रूस हो जाएगा। मॉस्को के लिए रूस हो जाएगा। और नागासाकी कहाँ? तो ये जो है जापान जो है हो जाएगा। नागासाकी जापान जो है हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर जो है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है औसत्य है, कौन सा कथन जो है औसत्य है, ये जो हमको देखना है। तो देखिए, इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप हुई है, ये जो है कथन क्या है, औसत्य है। ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा। ठीक है। हिमालय पर्वत क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियों को उत्तर से दक्षिण की ओर जो है क्रम जो है लगाना है, उत्तर से दक्षिण की ओर जो है लगाना है। तो देखिए, उत्तर से दक्षिण के लाइकेन जो है हो जाएगा, उत्तर से जो है दक्षिण की ओर जो है लगाना है, लाइकेन यानी 4 नंबर। ठीक है, 1 मिनट, पहले नंबर पर कौन हो जाएगा, 1 मिनट देख लेते हैं। हिमालय पर्वत क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियों को उत्तर से दक्षिण की ओर जो है ये जो है लगाना है। ठीक है, तो लाइकेन ये जो हो जाएगा 4 नंबर, यानी उत्तर से दक्षिण यानी 4 ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय यानी 3। ठीक है, उसके बाद बात करें तो आर्द्र शीतोष्ण यानी 2, यानी 4 3 2 किसमें है, तो 4 3 2 ऑप्शन नंबर डी में जो है हो जाएगा। भारत में पाए जाने वाले पेट्रोलियम पदार्थ निम्न में से किस प्रकार की सेल संरचनाओं में पाए जाते हैं, किस प्रकार की, तो ये जो पाया जाता है टर्शियरी क्रम की सेल में जो है पाया जाता है, टर्शियरी श्रेणी में। अगला अब मैथ का क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, देखिए, किसी वस्तु को 1040 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ वस्तु को 995 रुपये में बेचने पर होने वाले हानि से 20% लाभ अर्जित करने के लिए इसमें कितने रुपए बेचना जो है, कितने रुपए में जो है बेचना जो है पड़ेगा। अब देखिए, क्रय मूल्य की अगर बात हम मान लेते हैं, क्रय मूल्य अगर हम x मान लेते हैं, ठीक है, क्रय मूल्य अगर हम x मानते हैं तो 1060 माइनस x, ठीक है, बराबर जो आ जाएगा, ठीक है, x माइनस 950 का 120%, क्योंकि 20% यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो है क्या हो रहा है, ये जो है लाभ हो रहा है। जब टोटल को जब x के रूप में जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो x का मान जो टोटल निकल कर आएगा आपको कितना, वो जो है 1000 जो है टोटल x का मान निकल कर आएगा। अब यहाँ बोल रहा था 20% का लाभ, तो 1000 का 20% का लाभ पर यानी 120 पर हम काम करेंगे। ठीक है, तो टोटल कितना आएगा, तो ये जो आएगा 1200 जो है आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ना कि ये। ठीक है, एक कार अपनी वास्तविक चाल से 5/6, एक कार जो है अपनी वास्तविक चाल से 5/7 चाल से 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है, तो कार की वास्तविक चाल कितना हो जाएगा, तो कार की जो वास्तविक चाल जो हो जाएगा वो जो है कितना हो जाएगा, ये जो हमको ज्ञात करना है। अच्छा ठीक है, तो मान लेते हैं वास्तविक चाल जो मान लेते हैं हम, वास्तविक चाल हम मान लेते हैं कितना, तो x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, वास्तविक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी का जो क्रम दिया है वो कितना दिया है, वो जो दिया है यानी d डिस्टेंस कितना, तो 42 किलोमीटर यहाँ दिया गया है, 42 किलोमीटर जो है दिया गया है। ठीक है, दूरी करने में लगा समय, टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम कितना हो जाएगा, तो दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी कितना है, तो 42। ठीक है, चाल यानी x माने थे वहाँ, यानी 5/7 है, यानी 5x बटा कितना 7 हो जाएगा घंटा में। ठीक है, तो ये जब इतना जब आ जाएगा तो देखिए 1 घंटा 40 मिनट ये इतना आ गया। ठीक है, चलिए इसको हम रखते हैं, टाइम बराबर दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, अब देखिए पूरी यात्रा में जो समय था वो कितना था, पूरी यात्रा में जो टोटल टाइमिंग था वो कितना था, 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड था। तो 40 मिनट को घंटा में जब हम बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे, और 48 अगर है तो पहले 48 को मिनट में बदलेंगे, उसके बाद फिर से घंटा में जब हम बदलेंगे तो ये क्या होगा, ये जो है घंटा में निकल कर आएगा, ये घंटा में निकल कर आएगा। तो टोटल जब करेंगे इसका तो 42/25 घंटा जो है निकल कर आएगा, इसका 42/25 घंटा जो है निकल कर जो है आएगा। अब देखिए तो यहाँ जो टाइमिंग टोटल टाइमिंग कितना हो गया, इतना हो गया, और यहाँ टाइम बराबर हम कितना निकाले थे 42 बटा इतना, तो देखिए टाइमिंग बराबर क्या हो जाएगा 42/25 बराबर जो निकल कर आएगा 42/5x/7, तो 42 ये चला जाएगा, तो x का जो मान निकलेगा इधर कितना आ जाएगा 5×5=25 हो जाएगा, 5×25, और x का जब इधर जब गुना करेंगे तो x का मान जो आएगा कितना, ये जो है 35 जो है आएगा, यानी वास्तविक चाल कितना आएगा, ये जो है 35 किलोमीटर घंटा जो है आ जाएगा, 35 किलोमीटर
घंटा जो है निकल कर आएगा। तो 35 किलोमीटर ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, 2 वर्ष बाद देय जो है 2800 रुपये का तत्काल धन क्या होगा, जो ब्याज दर जो है 6% वार्षिक हो। ब्याज दर अगर 6% वार्षिक हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 2500 रुपये की अगर हम बात करें, ठीक है, 2500 रुपये की, तो देय धन जो होता है वो कितना होता है, देखिए 100 का देय धन, 100 गुने देय धन, 100 गुने देय धन, ठीक है, और 100 प्लस जो है R इंटू टी होता है। ठीक है, तो बराबर जब हम निकालेंगे तो 100 गुने कितना है, देय धन कितना, यानी टोटल 2800 है, ये 2800 हो गया। ठीक है, और 100 ये हो जाएगा, और वहाँ कितना है 6% है, और गुने रेट की अगर ये टाइमिंग की बात करें तो 2। ठीक है, जब इसको करेंगे तो 100 से 100 ये जाएगा, तो 2800 अब बटा 6 दूना 12 जब करेंगे तो टोटल कितना आएगा निकल कर, 1 मिनट, ये 100 में 100 नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जोड़ न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ गुना में है ऊपर वाला, यानी 2800 और फिर 100, और नीचे जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 112 आ जाएगा। ठीक है, 112 जब काटेंगे सभी को तो आएगा कितना, आएगा 2500। ठीक है, तो 2500 किस में है, तो 2500 ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम से राइट हो जाएगा। देखिए 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उनके पुत्र की आयु से तिगुनी थी। अब उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुनी है। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु जो है क्या हो जाएगा, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु। अब हम जानते हैं पुत्र की जो वर्तमान आयु मानते हैं, पुत्र की जो आयु, पुत्र की वर्तमान आयु की अगर हम बात करें, पुत्र की वर्तमान आयु की बात करें तो चलो x है। ठीक है, 18 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, 18 वर्ष पूर्व अगर हम बात करें, 18 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की अगर हम बात करें तो x माइनस कितना 18 हो जाएगा, x माइनस 18 हो जाएगा। और 18 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु कौन हो जाएगा, 18 वर्ष पूर्व, 18 वर्ष पूर्व, 18 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु यानी यहाँ कितना बोल रहा है, यहाँ 3 वर्ष, कितना बोल रहा है, 3 गुना। देखिए 18 वर्ष पूर्व उनकी पुत्र की आयु कितना है, 2 गुना है, तो 18 वर्ष पूर्व में जो आयु होगा वो कितना होगा, तो 3 गुने x माइनस कितना 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु जो निकल कर आएगा वो कितना है वर्तमान, तो वर्तमान में 3x माइनस 54 टोटल को जब गुना करेंगे, ठीक है, प्लस कितना, प्लस जो 18 आ जाएगा, 18 ऐड करेंगे तब वर्तमान में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, जब हम दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ 18 है तो 18 18 ये चला जाएगा, यानी कितना आएगा 3x माइनस कितना, तो 3x अब माइनस आ जाएगा, ये जो है 36 आएगा, बराबर 2x होगा। ठीक है, x तो 2x यानी x बराबर जो निकल कर आएगा मान कितना 36 आएगा, x बराबर 36 आया। अब देखिए पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना, तो देखिए 3x ये था, 3x और माइनस कितना, ये जो 36 जब करेंगे यानी 36 गुने 3 और माइनस 36। ठीक है, 36 दिया, देखिए 36 इधर गुना हो जाएगा तो टोटल आएगा 108, और 36 तो बाद में जोड़ेंगे भी क्योंकि वर्तमान में आने के लिए फिर हमको जोड़ना पड़ेगा 36, तो टोटल कितना आएगा, तो 108 आएगा निकल कर, ऑप्शन नंबर डी जो है हो जाएगा।